नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर बच्चे आप सभी से अपने चैनल पर जुड़ गया हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। ठीक है, तो बच्चे आप सभी के लिए एक अति महत्वपूर्ण सूचना है। 8 अप्रैल से संदीप क्लासेस नियर राजाराम हॉस्पिटल अवचरा आलमबाग लखनऊ में मेरे ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। बच्चा आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, एक बार डेमो जरूर लो। सुबह मॉर्निंग में 6 बजे से बैच स्टार्ट हो जाएगा, 7 सवा 7 तक वो चलेगा। 7:15 की उसकी टाइमिंग। ठीक, आराम से आओ और थोड़ा हो जाएगा 7:30 तक चलेगा। तुम परेशान हो, ठीक है, 1.5 घंटे से कम क्लास नहीं होगी। ठीक है, आराम से आओ, डेमो लो और फर्क देखो। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जितना दिन तुमको डेमो लेना है, 1 हफ्ते तक तुम डेमो लो, आराम से विस्तार से डेमो लो। ठीक है, और उसके बाद जब तुम्हें फर्क समझ में आए कि नहीं हमें यही पढ़नी चाहिए, तब उसके बाद फीस पेमेंट करो। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ डेमो तुम बैठ जाओ। तुम डेमो में बैठ जाओ, तुम्हें खुद फर्क समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। मैं तुमको फिर से कहूंगा, तुम्हें वही पढ़ाया जाए जो एग्जाम में तुम्हारे दिखे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार डेमो जरूर बैठो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तो चलिए बच्चा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक केंद्र और राज्य संबंध, यानी जो बच्चा हम लोग पढ़ रहे थे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में जानकारी लेंगे। पॉलिटी के जो लेक्चर है 24वां लेक्चर है। और अभी पहले हमने लेक्चर में बताया फेडरल यानी संघीय व्यवस्था क्या होती है, इन सबके बारे में बता ही दिया। केंद्र, उसके बाद राज्य जो होगा यानी शक्तियों का बंटवारा ही क्या कहलाता है, फेडरल सिस्टम कहलाता है। और उसके बाद आज हम शक्तियों का जो बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच में, उनके बारे में विस्तार से जानकारी, यानी वही तो बता रहा है ना, केंद्र यानी सेंट्रल और राज्य मतलब स्टेट के बीच में संबंध का मतलब रिलेशन, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो भी संबंध, जो भी रिलेशन, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो बच्चा, किसी राज्य और किसी सेंटर के बीच में यानी किसी देश और किसी केंद्र के बीच में कैसे संबंध हो सकते हैं, 3 प्रकार के संबंध हो सकते हैं। वो कौन कौन संबंध हो सकते हैं? एक तो हो सकता है कैसा बच्चा, विधायी संबंध। विधायी का मतलब संबंध जो होगा मतलब कानूनी संबंध होगा। ठीक है, विधायी संबंध का मतलब बच्चा क्या हम लिख सकते हैं यहाँ, कानूनी संबंध। कानूनी संबंध, कानूनी संबंध समझ में आया। ठीक है, यानी कानूनी संबंध हो सकते हैं, एक तो ये संबंध होता है। दूसरा क्या हो सकता है, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं। प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं, प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं। भाई यही तो हो सकता है दूसरा, दूसरा प्रशासनिक संबंध हो सकते हैं कि नहीं। और तीसरा क्या हो सकता है, वित्तीय संबंध हो सकते हैं। वित्तीय कैसे संबंध हो सकते हैं, वित्तीय संबंध। अब आओ तुमको हम प्रूव करके दिखाए, तो देखो वित्तीय संबंध। ठीक है, तो पहला मतलब जो विधायी संबंध मतलब जो विधायी मतलब कानूनी। बताओ, जो स्टेट है और सेंट्रल है यानी केंद्र और राज्य के बीच में कानूनी संबंध यानी कानून को लेकर जो भी अधिनियम बनेंगे, जो नियम बने, उनको लेकर संबंध हो सकता है। दूसरा हो सकता है जो प्रशासनिक सेवाएं उनको कैसे कार्यरत किया जाए सही तरीके से, ये भी हो सकता है। और तीसरी बात क्या बताइए, वित्तीय संबंध यानी जो धन का आवंटन होता है वो किस तरीके से किया जाता है, ये भी हो सकता है। यही तीनों के बारे में तुम्हें पढ़ना है ना। तो देखो बच्चा, आज हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे विधायी कानून के बारे में, यानी विधायी संबंध के बारे में। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ विधायी संबंध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, सिर्फ और सिर्फ विधायी संबंध के बारे में। ठीक है, चलो तो देखो बच्चा, आज हमारा जो टॉपिक है क्या है, विधायी संबंध। क्या है, विधायी संबंध। राज्य और केंद्र के बीच में जो विधायी संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो बच्चा, इसमें हम का खा गा के गा घा तक 4 संबंधों को बारेंगे। उसके पहले हम बेसिक जानकारी दे दें। तो बच्चा, जो हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में विधायी संबंध में भाग 11 के अंतर्गत बताया गया। भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक क्या बताया गया, विधायी संबंध। यानी सीधी सी बात बताएं, हमारे संविधान में जो विधायी संबंध है केंद्र और स्टेट के रिलेशन के बीच में, भाग 11 के अंतर्गत 245 से लेकर 255, ठीक है, ये 255 लिख लो, 255 अनुच्छेद के बीच में यानी आर्टिकल के बीच में बताया गया। ठीक है, अब वो 4 कौन कौन से जिनको हमें पढ़ना है। तो बच्चा, पहला क्या हो सकता है, केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार। अभी इन सबके बारे में समझा रहे हैं कि यह है क्या, तुम्हें खोपड़ी के ऊपर जा रहा हो तो समझ में परेशान ना होना। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है बच्चे, देखो विधायी विषयों का बंटवारा, यही तो दूसरा हो सकता है। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, तो तीसरा बच्चा क्या हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, राज्य क्षेत्र में
संसदीय विधान। देखो जो भी समझ में ना आए उसको परेशान होना, ठीक है। संसदीय विधान, ठीक है, संसदीय विधान। और बच्चा चौथा क्या हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है, राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, हम समझा दे रहे हैं। देखो देखो इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले बता दिया केंद्र राज्य संबंध कितने प्रकार से हो सकते हैं, 3 प्रकार से। एक होगा विधायी संबंध, दूसरा क्या होगा प्रशासनिक संबंध, और तीसरा कैसा होगा बच्चा वित्तीय संबंध। 3 प्रकार संबंध होंगे, और उन 3 प्रकारों में पहला जो संबंध के बारे में चर्चा करनी है वो कैसे हम चर्चा करेंगे, विधान जो विधायी संबंध है उसके बारे में चर्चा करें। जो विधायी संबंध है बच्चा, उसमें ये बताया गया नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो भाग 11 है, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 के बीच में विधायी संबंध के बारे में बताया गया। किसके विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध के बारे में बताया गया। कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक भाग 11 के अंतर्गत जो आता है, ठीक है। और जो विधायी संबंध है बच्चे उसके 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या, केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार। केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार का मतलब देखो बच्चा क्या होता है, जैसे कि जो केंद्र है और राज्य है, केंद्र का मतलब जैसे संसद होगी, केंद्र पे कौन कार्य करेगा, संसद करेगी। तो संसद क्या करेगी, वो पूरे देश में कहीं पर भी कानून बना सकती है, ठीक है। और पूरे देश पर कहीं पर कानून बना सकती है, कौन कर सकता है, केंद्र में केंद्र कर सकती है। लेकिन राज्य विधान का जो क्षेत्र होगा ये कितने आधार पर कार्य करती है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पर्टिकुलर राज्य पर ही कानून बना सकती है। देखो पहली बात हमें क्या समझनी है, ये जो केंद्र है, ये केंद्र क्या कर सकते, पूरे संसद, ये मान लो भारत है, भारत की केंद्र है कि नहीं है, ये जो संसद है पूरे भारत पर बना सकती है, पूरे भारत पे कानून बना सकती है, नहीं बना सकती। लेकिन बच्चा जो राज्य है, राज्य की तो विधानमंडल होगी, तो विधानमंडल अपने अधिकार से बाहर तो किसी पर कानून नहीं बना पाएगी। तो जो कानून की बात आई है तो सिर्फ राज्य तक का बना पाएगी। यानी जो इनका क्षेत्रीय विस्तार है वो क्या है बच्चा, क्षेत्रीय विस्तार क्या है, जो केंद्र और राज्य यानी विधान क्षेत्रीय विस्तार है। जो केंद्र होगा वो पूरे भारत पे कानून बना सकता है, यानी संसद जो है पूरे पार्लियामेंट जो है पूरे भारत पे कानून बना सकता है। परंतु जो राज्य विधान परिषद है या राज्य विधान है जो, या राज्य विधान मंडल है, जो भी तुम कह लो, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट की, जहां मान लो उत्तर प्रदेश की विधान मंडल है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश पर ही तो कानून बना पाएगी, किसी दूसरे पर तो कानून बनाने नहीं चली जाएगी। तो यानी पहली बात समझ में, केंद्र और राज्य विधानमंडल में क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बच्चा, क्या हो सकता है, कौन कौन कहां पे कानून बना सकते हैं। केंद्र सिर्फ पूरे भारत में बना सकती है और राज्य विधानमंडल कहां पे बना सकती है, कहां बना सकती, सिर्फ राज्यों में बना सकती है। इतनी बात समझ में। कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी राज्य में कुछ चीजें अतिरिक्त हो जाती तो वहां पर क्या कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। यानी अतिरिक्त क्षेत्र पर कौन कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। जब अतिरिक्त क्षेत्र होगा, मान लो कोई क्षेत्र हमने ज्वाइन कर लिया, नया क्षेत्र अपना लिया, तो उस पर कानून कौन बनाएगा, कुछ समय तक को जब तक किसी राज्य में शामिल नहीं होगा उस अतिरिक्त क्षेत्र पर कानून कौन बनाएगा, केंद्र। यानी वो राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा वहां पे कानून। यानी अतिरिक्त केंद्र का मतलब, अतिरिक्त क्षेत्र का मतलब बच्चा यही है, मान लो हमने किसी दूसरे देश से किसी क्षेत्र को खरीद लिया या युद्ध में जीत लिया तो उस पर कानून कौन बनाएगा बच्चा, उस पर कानून बनाएगा, केंद्र बनाएगा। यानी इतनी बात समझ में आई, उम्मीद करता हूं इतनी बात तुम्हें समझ में आएगी, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आई तो चलो आगे देखते हैं। चलो अगली बात क्या है बच्चा, विधायी विषयों का बंटवारा। तो देखो बच्चा, विधायी विषयों का बंटवारा हम देखते हैं तो सबको पता है जो विधायी विषयों का बंटवारा है इसको 3 भागों में किया गया है। कितने भागों में किया गया, इसको 3 भागों में किया गया। वो कौन कौन से 3 भाग हैं उनके बारे में जानते। देखो बच्चा, सबको पता है कि राज्य में राज्य सूची होती है, देश में संघ सूची होती है, और इन दोनों के बीच में जो भी कानून बचते हैं उसको कहां समेटा गया, समवर्ती सूची पे। कहां किया गया है, समवर्ती सूची पे किया गया। यानी जो विधायी विषयों का बंटवारा है कितने भागों में मूलतः किया गया, 3 भागों में किया गया। कितने भागों में, 3 भागों में किया गया, ठीक है। या देखो 1 मिनट, इनको डाल लिया है, ठीक है। मूलतः कितने भागों में बच्चा किया गया, 3 भागों में किया गया, ठीक है।
तो देखो बच्चा, यह हमने जो विधायी विषय हैं, देखो ये जो विधायी विषय है बच्चा हमारे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो मूलतः इनको कितने भागों में बांटा गया? मूलतः 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है, भागों में। एक क्या होता है बच्चा, एक पहला हमने दे दिया संघ सूची, क्या दे दिया? संघ सूची, ठीक है। दूसरा हमने क्या दे दिया बच्चा? राज सूची दे दिया, क्या दे दिया? राज सूची, ठीक है। और तीसरा हमने क्या दे दिया बच्चा? समवर्ती सूची, तीसरा हमने क्या दे दिया? समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, ठीक है। अभी देखो, अब जो बच्चा संघ सूची थी, इसमें प्रारंभ में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 100। देखो हम सिर्फ वर्तमान वाले लिखेंगे, प्रारंभ वाले तुम्हें याद कर लो, हम बताते चले। प्रारंभ में कितने थे? संघ सूची में कितने थे बच्चा? 97। अब वर्तमान समय कितने? 100। लेकिन राज्य सूची में प्रारंभ में 66 थे और वर्तमान में कितने हैं? 61। वर्तमान में कितने हैं? 61 राज्य सूची में। वही समवर्ती सूची में प्रारंभ में बच्चे 47 थे और वर्तमान समय में कितने हैं? 52 हैं। तो दोनों में फर्क, यानी इन जो तीनों में बताया गया विधायी विषयों का बंटवारा बताया गया है, जो कानूनों का बंटवारा बताया गया, राज्य सूची में कितने विषय होंगे, संघ सूची में कितने विषय होंगे, समवर्ती सूची में कितने होंगे, ये सब क्या बताए गए हैं? विधायी विषयों का बंटवारा बताए गए। यानी बच्चा जो संघ सूची होंगे उसमें वर्तमान समय में कितने विषय? 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान समय में कितने? 61 विषय हैं। और वही समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? कितने हैं? 52 विषय। अब फिर से जानो विस्तार से, जो संघ सूची होगा बच्चा, संघ सूची पे सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बना सकता है? कानून बना सकता है सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकते हैं। यानी संघ सूची पे पूर्णतः किसका अधिकार है? केंद्र का अधिकार है। राज्य सूची पर कौन कानून बना सकता है? राज्य सूची पर राज्य कानून बना सकता है। लेकिन अपवाद भी है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य केंद्र से कहें कि भैया हमारे यहाँ का कानून बना दो, तो उस समय केंद्र यहाँ पर भी कानून बना सकता है। यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पर जो राज्य सूची का अधिकार है कहीं ना कहीं दबाया गया, सप्रेस किया गया। तो राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो राज्य को है, पर कभी कभी अपवाद है, एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, अपवाद क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में परामर्श करें और किसी कानून को बनाने के लिए कहा जाए, राज्य संघ के पास जाए, यानी केंद्र के पास जाए, तो उस पर कार्य कर सकता है। कौन कार्य कर सकता है? उस पर कानून बना सकता है, केंद्र बना सकता है। यानी कि यहाँ पे जो राज्य सूची के विषय को दबाया गया। और तीसरी बात जो और अंतिम बात है, समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची का मतलब क्या है? इस पर राज्य भी कानून बना सकता है और कौन बना सकता है? केंद्र भी कानून बना सकता है। यानी समवर्ती सूची पर राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन कंडीशन सुनो, यहां पर भी अपवाद है। अगर बाय चांस मान लो केंद्र और राज्य में क्या हो जाए? दंगल हो जाए या लड़ाई हो जाए, ठीक है, यानी इन दोनों का कानून जो बन रहे हैं बच्चा, वो आपस में समन्वय नहीं बिठा पा रहे हैं, तो वहां पर जो केंद्र कहेगा वही होगा। यानी यहां पर क्या होगा? केंद्र जीत जाएगा। तो कुल मिला के समझ में आया कि जो विधायी विषयों का बंटवारा तो किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए किया गया। कुल मिला के पावर फिर भी किसके अंदर है? पावर फिर भी किसके अंदर है? कहीं ना कहीं केंद्र के अंदर दिखाई गई। तो कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से देखो। विधायी विषयों का बंटवारा मूलतः 3 भागों में किया गया। एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी क्या है बच्चा? समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान समय में 100 विषय हैं, समवर्ती में कितने हैं? 61 हैं। और समवर्ती में कितने, सॉरी, संघ सूची में 100 हैं, राज्य सूची में 61 हैं और समवर्ती में कितने हैं बच्चा? समवर्ती में 52 है, यानी 52 है। ठीक है, संघ सूची पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची पर राज्य बना सकता है, परंतु अपवाद यह है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्य आपस में समन्वय कर ले तो वहां पर भी केंद्र इस पर कानून बना सकता है। और तीसरी और अंतिम बात क्या बताएगी? जो समवर्ती सूची होगी वहां पर राज्य और केंद्र दोनों लोग कानून बना सकते हैं, यानी समवर्ती पर राज्य भी बना सकता है, केंद्र बना सकता है। लेकिन मान लो दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए, राज्य कहे हमारी बात और केंद्र कहे हमारी बात, तो वहां पर केंद्र की बात मानी जाएगी। इन दोनों उंगलियों में बड़ी उंगली कौन है? बड़ी वाले, और बड़ा कौन है? केंद्र, यानी किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र की। समझ में आए? 2 उंगलियां कौन सी बड़ी? केंद्र बनी, और केंद्र की किसकी बात मानी जाएगी? केंद्र, जो बड़ा उसी की बात मानी जाएगी। ठीक, घर में तुम समझ लो चाहे कहां समझ लो। ठीक है, ये 3 चीजों में बंटवारा किया गया। अब बच्ची बच्चा एक और इसी में एक सूची आती है, अवशिष्ट सूची। तुम लोगों ने सुन रखा होगा, क्या सुन रखा होगा? एक अवशिष्ट सूची आती है। ठीक, अवशिष्ट सूची बच्चा, इस अवशिष्ट सूची को हम ऐसे समझते हैं, एक चौथी सूची
शिष्ट सूची। अब ये अवशिष्ट सूची क्या है? तो अवशिष्ट सूची वो सूचियां हैं, अवशिष्ट सूची वो सूचियां हैं बच्चा जो पूरे कानून बनाने के बावजूद कुछ चीजें बच गई। जैसे नागरिक उड्डयन, नागरिक उड्डयन मतलब जो हवाई जहाज ही उड्डयन वाला है, ये किसमें? अवशिष्ट सूची में। तो यानी कि बच्चा जब ये सारी सूचियों को, विषयों का बंटवारा तो कर दिया गया, फिर कुछ चीजें बच गई, उनको कहाँ डाल दिया हमने? अवशिष्ट सूची पे। और कहाँ डाल दिया? अवशिष्ट सूची। और इस पर किसका अधिकार है? इस पर केंद्र का अधिकार। यानी बच्चा अवशिष्ट सूची पर कौन कानून बना सकता है? बच्चा अवशिष्ट सूची पर बच्चा कौन कानून बना सकता है? केंद्र बना सकता है, केंद्र सरकार। हमें कुछ समझ में आया? हम फिर से समझा देते हैं। 3 भागों में है, 3 भागों में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। उनके बाद जो भी बचा विषय है वो अवशिष्ट में आता है। अवशिष्ट पे कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र बना सकते। यहाँ पर राज्य को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया। तो हमने 2 बातें समझ ली, केंद्र और राज्य विधान क्षेत्रीय विस्तार, उसके बाद समझ लिया विधायी विषयों का बंटवारा। अब हमें क्या देखना है? राज्य क्षेत्रों में संसदीय विधान। राज्य क्षेत्रों में संसदीय विधान को हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें हैं और इसमें बहुत सारा लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम उसको एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं। चलिए उसको हम किसके माध्यम से देखते हैं? एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं, ठीक है। और बच्चा फिर से कहेंगे, एक बार डेमो जरूर लो। संदीप क्लासेस नियर राजाराम हॉस्पिटल, आलमबाग, लखनऊ, ठीक है। 12 बिरवा, ठीक है। लैंडमार्क आपको फिनिक्स मॉल है, एक बार जरूर आओ बच्चा, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं चार्ट के माध्यम से देखते हैं राज्य क्षेत्र संसदीय विधान। एक चार्ट के माध्यम से देखते हैं राज्य क्षेत्र संसदीय विधान है क्या। तो सीधे से मतलब यही है बच्चा कि इसमें हमें वो चीजें जाननी जो राज्य के अंदर एक संसदीय, यानी जो संसद है भारत की, जो पार्लियामेंट है भारत की, उसकी जो पावर है एक राज्य के अंदर वो कैसे है, उनके बारे में बात करना है। तो पहली कंडीशन क्या है? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे, तो भैया राज्यसभा कौन सा प्रस्ताव पारित करती है? बिल्कुल पास करती है। देखो मान लो किसी स्टेट में बहुत ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं और उस पर नियंत्रण कौन नहीं कर पा रहा? राज्य नहीं नियंत्रण कर पा रहा। यानी किसी स्टेट में बहुत सारे दंगे हो रहे हैं, उस पर राज्य नियंत्रण नहीं कर पा रहा और साथ ही साथ उस पर कोई कानून नहीं बना रहा है। तो उस समय, उस दौरान क्या होगा? राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों के कितने लोगों से? 2/3। यानी कि मान लो कि अगर हम कहते 100 लोग उपस्थित हैं, 100 लोगों में 2/3 यानी लगभग 67 लोग वोट करेंगे, तब वो प्रस्ताव क्या होगा? पारित होगा। और वो जो प्रस्ताव पारित होगा तब क्या होगा? जो राज्यसभा होगी उस स्टेट के अंदर कानून बना सकेगी, ठीक है। उस स्टेट के अंदर कानून बना सकेगी और वो जो कानून होगा सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए, ठीक है, मान्य होगा। लेकिन एक बात और बताई गई, 1 वर्ष के लिए मान्य होगा, फिर से इसको पुनः बढ़ाया जा सकता है, इसको फिर से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बार में 1 वर्ष के लिए। बढ़ाया असंख्य बार जा सकते, मतलब उसको बढ़ाया 100 कितने भी बार चाहो उतनी बार बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन पास कराओ बढ़ा दो, पास कराओ बढ़ा दो, पास कराओ बढ़ा दो, लेकिन एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए ही बनाया जा सकता कानून। यानी राज्यसभा में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब वो क्या करेगा? राज्यसभा किसी स्टेट में कानून बना सकती है और जो कानून बनेगा सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए बनेगा। उसके बाद उसको असंख्य बार यानी कई सारी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बार बार उसको क्या करना होगा बच्चा? बार बार उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा? पास कराना होगा, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या बताइए? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी दूसरी बात कब कानून बना सकता है? राज्य क्षेत्र में संसद कब कानून बना सकता है? जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो, यानी पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 300 क्या लगी हो? 352 लगी हो, या तो 360 वित्तीय तो लगे ना, भगवान करे वित्तीय न लगे, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल जब आर्टिकल 352 लगी होगी तो उस समय यहाँ पर जो पूरे देश में जब आपातकाल लगा है तो यहाँ पर कानून कौन बनाएगा? यहाँ पर कानून पार्लियामेंट बनाएगी, भारत की संसद यानी पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। ये समझ आए। तीसरी बात क्या? राज्यों के अनुरोध की अवस्था में मैंने बताया पहले जैसे कि यानी जब 2 या 2 से 3 राज्य, 4 राज्य आपस में क्या करें, कहें कि भैया हमारे यहाँ कानून बना दो, या कोई राज्य कहे भैया हमारे यहाँ कानून बना दो, तो उसमें क्या है? हमारे कानून बनाने में मदद कर दो। तो उनके अनुरोध की यानी जब वो रिक्वेस्ट करें उसमें अवस्था में क्या होगा? कानून बना सकते, उस अवस्था में कानून बना सकते, ठीक है, ठीक है, उस अवस्था में कानून बना सकते हैं। और तीसरी बात जो चौथी बात बताई
चौथी बात क्या बताइए, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना। मान लो कि मैं कहाँ का हूँ, अरुणाचल प्रदेश का हूँ, ठीक है, और कोई समझौता हो जाए, सीमा समझौता हो जाए, तो उस समय मैं अरुणाचल प्रदेश का सीएम हूँ, तो बच्चा लेकिन वहां पे जो सीमा समझौता होगा किसी देश और किसी देश के बीच में होगा, ठीक है, जो किसी देश के बीच में होगा तो वहां पर जो भारत सरकार होगी वो लागू करवा सकती है, उसमें मैं कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना ये किसके अंतर्गत आता है, संसद के अंतर्गत आता है, जो लागू कर सकता है। और बच्चा जो अंतिम बात है, जो पांचवी बात है, वो क्या, राष्ट्रपति शासन के दौरान, यानी जब बच्चा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लागू होगा, मान लो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आर्टिकल 356 लागू है, तो इस दौरान भी कौन कानून बनाएगा, इस दौरान पर वही बच्चा कौन कानून बनाएगा, संसद ही कानून बनाएगी। कौन बनाएगा बच्चा, कौन कानून बनाएगी, जो संसद भारत की पार्लियामेंट है वही कानून बनाएगी। यानी तीसरी भाषा हमने समझ में आई। तीसरी भाषा में क्या था, राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान, यानी संसदीय विधान यानी सीधी सी बात है, किसी राज्य में संसद के जो कानून है उनके बारे में चर्चा करनी थी। हमने पांचों के बारे में चर्चा की। जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करते हैं, मतलब एक साल में एक ही बार ये कानून बनेगा और उसको असंख्य बार बढ़ाया जा सकती है, लेकिन बार बार उसको पास कराना होगा। इस साल तक क्या होगी, 2/3 राज्यसभा में, 2/3 उपस्थित सदस्यों में, राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों का 2/3 लोगों से इसको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तब वो कानून बन सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यानी राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी के समय आर्टिकल 352 के दौरान कानून बना सकती है। तीसरी बात की थी राज्यों के अनुरोध पे, यानी 2 या 2 से 3 या 3 से 4 राज्य जो भी आपस में अनुरोध करें, रिक्वेस्ट करें या तो क्या कानून बना सकती है संसद। चौथी बात क्या, अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना, यानी अंतरराष्ट्रीय समझौते यानी किसी देश के बीच में दो देशों के बीच में जो समझौता है उसको किसी राज्य में लागू करना, वो भी संसद कर सकती है। और जो पांचवी बात है क्या, राष्ट्रपति के शासन के दौरान, यानी जब किसी देश में नेशनल नहीं राष्ट्रीय यानी राज्य इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रपति शासन लगा है किसी राज्य के दौरान, राज्य में बता रहा हूँ बच्चा, किसी देश के नहीं, किसी देश में लगती है 352 के तहत और राज्य में लगती है 356 के तहत, ठीक है। तो वित्तीय लगती है 360 के तहत, सबको पता है। राष्ट्रपति शासन द्वारा, यानी मान लो अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उस समय यहाँ पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी। यानी तीसरा समझ में। अब हम अगले चार्ट में देखते हैं, चौथा जो हमने बताया था उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा कहता है राज्य विधानमंडल का केंद्र पर नियंत्रण, राज्य विधानमंडल का केंद्र पर नियंत्रण, ये आपका चौथा था। और चौथा जो भी है इसको 3 भागों में देखते हैं। पहली बात क्या बताएगी, जो राज्यपाल है, क्या बच्चा, राज्यपाल कुछ विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोक सकता है। सहमत के लिए रोक सकता है। कौन रोक सकता है बच्चा, राष्ट्रपति रोक सकता है, ठीक। किसकी, कुछ विधेयकों पर, यानी जो राज्य सूची अपने यहाँ जो कानून बना रही, जो राज्य एक अपने यहाँ कानून बना रहा है, राज्य सूची में शामिल कर रहा है, उस पर राज्यपाल क्या करता है, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की सहमति के लिए रोक सकता है। और यहाँ पर जो वीटो पावर यूज करता है, कौन यूज करता है, राष्ट्रपति भी यूज करता है, और कौन यूज करता है, राज्यपाल भी यूज करता है। यानी यहाँ पर दोनों लोग वीटो पावर का यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। और दूसरी बात क्या बताएगी, कुछ ऐसे विधेयक होंगे, जब राज्य सूची कुछ ऐसे विधेयक बना रही है जिसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरी होती है। यानी कि कुछ विधेयकों पर हम ऐसे कह सकते हैं, कुछ विधेयकों पर राज्य सूची क्यों लिखे, कुछ विधेयकों पर राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता, पूर्व अनुमति की आवश्यकता, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे विधेयक होते हैं राज्य सूची में जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। और जो आज की जो अंतिम और तीसरी बात है वो क्या बात है कि राष्ट्रपति चाहे तो, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति चाहे, ऐसे ना लिखो, ऐसे लिख लो, धन या वित्त विधेयक को
विधेयक को राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, यानी वित्त राष्ट्रीय क्या लिखो, वित्त आपातकाल जब लगेगा तो पूरे देश पे लगेगा, वित्त आपातकाल काल में रोक सकता है। रोक सकता है, कौन रोक सकता है? तो बच्चा ब्रैकेट में लिख लो राष्ट्रपति। यानी यहां पर जो पावर दी गई है इसमें क्या बताया गया है, राज्य विधानमंडल का केंद्र पर नियंत्रण में बताया क्या गया कि 3 बातें बताई गई। यानी जो राज्य पर केंद्र का जो बच्चा नियंत्रण है, यानी जो केंद्र का राज्य पर नियंत्रण है वो कैसी है, 3 भागों में बताया गया है। पहली बात क्या बताइए, राज्यपाल कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रोक सकता है। यहाँ पर किसका यूज करेगा, वीटो पावर का। दूसरी बात क्या बताएगी, कुछ विधेयकों पर राज्य को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, ठीक है, आवश्यकता, ठीक है। और तीसरी बात क्या बताई कि मान लो किसी राज्य में धन विधेयक या वित्त विधेयक को पास किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है, उस समय अगर राष्ट्रीय वित्त आपातकाल, ध्यान रखना वित्त आपातकाल आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 अगर लगा है, यानी वित्त आपातकाल लगा है या लगने की आशंका है, तो उस समय ये धन विधेयक या वित्त विधेयक को राष्ट्रपति रोक सकता है। या किसके पास पावर है, राष्ट्रपति के अंदर पावर है। तो देखो बच्चा, हमने जो केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध पढ़ा उस पर अभी तक हमने सिर्फ एक संबंध पढ़ा, विधायी संबंध। विधायी संबंध मतलब कानूनी संबंध। उसके बाद अब हम कल पढ़ेंगे प्रशासनिक, और उसके बाद पढ़ेंगे वित्तीय संबंध, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उस विधायी संबंध में भी ऑलरेडी 4 ऐसे संबंध थे जिनको हमको विस्तार से पढ़ना था, तो इन सबको लेकर हमने पढ़ाया। तो बच्चा विधायी संबंध किसमें है, भाग 11 के अंतर्गत अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में भारतीय संविधान में विधायी संबंध का चर्चा की गई। किसके विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के, ठीक है। तो आज में हमने पढ़ा विधायी संबंध किसका, केंद्र और राज्य, यानी केंद्र और राज्य का बच्चा हमने क्या पढ़ा, केंद्र और राज्य का बच्चा हमने क्या पढ़ा, विधायी संबंध पढ़ा। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब की मिल जाएगी। आप बाकी हर चीज़ों को, समस्या का समाधान 8318781729 पर प्रस्तुत करें। आज के इतना ही। 8318781729 पर अपनी समस्या का समाधान प्रस्तुत करें। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।